नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार हम आपको टॉपिक वाइज कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। अभी तक हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो चल रहा है मानव शरीर और स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत 2 पार्ट अब तक देख चुके हैं, जिसमें अलग अलग तंत्रों की बात हम कर चुके हैं। ये इस वीडियो का यानी इसी चैप्टर का 3rd पार्ट जो है वो होगा। और इससे पहले जो आपके फिजिक्स पोर्शन के या बायोलॉजी के ये सारे चैप्टर करा चुके हैं, वो सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स के रूप में भी, और साथ ही प्रश्नों की प्रैक्टिस के रूप में भी हम करा चुके हैं। तो आज का हम जो पार्ट नंबर 3 है ये लास्ट होगा, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा मानव शरीर और स्वास्थ्य वाला समाप्त हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र से। इसमें 3 तंत्र कवर हो जाएंगे और ये जो मानव शरीर और स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं, तो नाम देखने को मिलता है न्यूरॉन का। तो ये जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई, जैसा कि आपने पहले वाले पार्ट में, इससे पहले पार्ट में भी देखा था। तो ये जो न्यूरॉन होता है 3 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है सेल बॉडी, कोशिकाएं, और डेंड्राइट और एक्सॉन। यहाँ पर देखेंगे तो जो सबसे आगे ये जो इस तरीके से लाइनें निकली हुई हैं, ये आपकी क्या है, ये डेंड्राइट है। चित्र में ध्यान देखेंगे तो ये जो आगे से इस तरीके से मुड़ी हुई है ना, ये सब डेंड्राइट है। और ये जो बीच वाला भाग ये देख रहे हैं येलो कलर वाला, ये कोशिका काय है, इसी में ही केंद्रक भी होता है। और इसके नीचे जो पुच्छनुमा भाग देख रहे हैं ये आपका एक्सॉन है। तो जैसे कोई भी आपका तंत्रिका तंत्र की जब बात होती है ना, तो कोई सूचना ही होती है इधर से उधर पहुंचाना। तो यहाँ से इसको ये अटैच हो करके फिर ये यहाँ पर आ करके और फिर यहाँ से जा करके दूसरे में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये क्रम चलता है इसका। तंत्रिका आवेग की बात करते हैं तो किसी भी उद्दीपन के कारण न्यूरॉन में उत्पन्न होते विद्युत रासायनिक संदेश, इसी को हम तंत्रिका आवेग कहते हैं। ये जो आवेग होते हैं वो डेंड्राइट से कोशिका काय, फिर उसके बाद एक्सॉन, फिर एक्सॉन के अंतिम सिरे तक जाता है। यही क्रम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जाता है किसमें है, तो डेंड्राइट में, और उसके बाद आता है आपका कोशिका काय में, उसके बाद आता है एक्सॉन में, और एक्सॉन के बाद लास्ट में जो है ये अंतिम सिरे तक जाता है। ये आवेग की गति को बात करें तो प्रायः 1 मीटर प्रति सेकंड से 120 मीटर प्रति सेकंड तक होती है इसकी। और जो आवेग संचरण है उसकी जो दिशा होगी उसकी बात करें तो यही डेंड्राइट, कोशिकाएं, एक्सॉन, माइलिन, एक्सॉन के अंतिम सिरे तक। फिर बात करते हैं हम हमारा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं जो क्रिया बिना सोचे समझे तुरंत और स्वतः हो जाती हैं। मान लीजिए आप कोई गर्म वस्तु को अचानक छू लेते हैं, तुरंत हाथ हट जाता है ना, वही चीज की बात की गई। तो इसमें मस्तिष्क की भागीदारी नहीं के बराबर होती है। एग्जाम्पल, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ तुरंत खींच लेना, आंख में धूल जाने पर पलक झपकना, या घंटी की तेज आवाज पर चौंक जाना आदि। तो ये जो क्रियाएं होती है ना वो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती हैं। ध्यान देने वाली इस पूरे पॉइंट में केवल यही बात है कि मस्तिष्क के द्वारा इसको हम नियंत्रण नहीं करते हैं, मेरुरज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो है इसका नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है ना, जो अभी हमने बात किया, इसको पूरी करने का जो मार्ग होता है कि पहले सबसे क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से जो ये मार्ग होता है इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो सबसे पहले आता है इसमें उद्दीपन, स्टिमुलस, मतलब जब हम किसी चीज को छुएंगे तुरंत हमें एहसास होगा। उसके बाद आएगा संवेदी ग्राही, संवेदी तंत्रिका, उसके बाद आपका इंटरन्यूरॉन या समन्वय केंद्र, और उसके बाद आपका प्रेरक तंत्रिका, और प्रभावी अंग जो भी होगा फिर उसमें प्रत्युत्तर के रूप में हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो यही क्रम चलेगा, उद्दीपन, फिर संवेदी तंत्रिका, फिर आपका मेरुरज्जु। मैंने बताया कि जो भी आपकी ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं ये कहाँ आती है, मेरुरज्जु में। तो ये समन्वय केंद्र, उसके बाद प्रेरक तंत्रिका, और उसके बाद प्रभावी अंग, और सबसे लास्ट में प्रत्युत्तर। बस सिंपल सा ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि गर्म वस्तु को छूते हैं तो उद्दीपन हमारा गर्म होगा, प्रत्युत्तर क्या होगा, हाथ आप तुरंत खींच लेंगे। आंख में धूल जाना, धूल आपका उद्दीपन है, यहाँ पर आप प्रत्युत्तर के रूप में पलक झपकाएंगे, आंख आना। तेज आवाज सुनना, तेज ध्वनि में आप क्या करते हैं, तुरंत चौंक जाते हैं। घुटने पर हल्की अगर चोट वगैरह लग जाती है तो आप क्या कहेंगे, झटका लगता है, और पैर का आगे की ओर वहां पर झुकना है, नी जर्क, आप कहें झटका लगता है, वो नी जर्क के रूप में। छींक आना में, नाक में धूल तो तुरंत छींक आ जाती है। तो ये कुछ आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के और स्वैच्छिक क्रिया में अंतर से पहले प्रतिवर्ती क्रियाओं के बाद हम ये भी देख लेते हैं कि जो मस्तिष्क हमारा है, ये हमारा मानव मस्तिष्क है, और मेरुरज्जु, इसकी सुरक्षा करने वाली कुछ संरचनाएं भी होती हैं, जिसमें सबसे पहला ऊपर होता है कपाल। ये मस्तिष्क की रक्षा का काम जो है वो करता है। उसके बाद होता है मेरुदंड, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो ये मेरुरज्जु की रक्षा करता है। जो मेरुदंड होता है ना, इसके अंदर आपका मेरुरज्जु होता है, और झिल्लियां भी होती हैं इसमें, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जो ढकने का काम करती हैं। और इसमें 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, और उसके बाद
एर्कोनाइड मैटर और एक आपका पिया मैटर। तो ये बाहरी और मोटी परत होती है, सबसे बीच की परत होती है एर्कोनाइड, और सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो पिया मैटर होती है, जो मस्तिष्क से चिपकी रहती है। मस्तिष्क मेरु द्रव की बात करते हैं तो झिल्लियों के बीच पाया जाता है ये, और इन्हीं झिल्लियों के बीच जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को झटकों से बचाने का काम करता है। तो ये जो आपने यहाँ पर चित्र देखा, ये ऊपर कपाल हो गया, ये बचाने का काम कर रहा है मस्तिष्क की सुरक्षा। जो मेनिंजेस देख रहे हैं, इससे रिलेटेड एक रोग भी होता है मेनिंजाइटिस, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मेनिंजीस है, ये आपका क्या काम कर रहा है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने का काम कर रहा है, झिल्लियां जिसको हम कहेंगे। उसके बाद मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, ये आपका मेरुदंड जो है वो मेरुरज्जु की रक्षा का काम करता है। तो ये हमारा सुरक्षा करने वाली कुछ संरचना है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं और स्वैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती मतलब जो अपने आप स्वयं से हो, ऐच्छिक स्वैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से हो। इसमें सोच विचार नहीं होता, इसमें सोच विचार होगा। इसमें मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होगा, इसमें मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित। इसमें बहुत तेज गति से या अपेक्षाकृत धीमी होती है, जिसमें हाथ खींचना, पलक झपकाना, और स्वैच्छिक क्रिया हमारे अकॉर्डिंग जैसे चलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट, जैसे न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तंत्रिका आवेग जो है न्यूरॉन में चलने वाला विद्युत रासायनिक संदेश है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बताया जो स्वतः शीघ्र बिना सोचे जा किए वाली, और प्रतिवर्ती चाप इसी का है जो पूरा स्टेप होता है, उद्दीपन से प्रत्युत्तर तक का मार्ग। मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का प्रमुख समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क जो होता है वो शरीर के सभी कार्यों का उच्च नियंत्रण केंद्र होता है। अब बात करते हैं हम हमारी ज्ञानेंद्रियों को लेकर के, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में ये भी सभी आएंगे। तो ज्ञान इंद्रियों में सबसे पहले आंख, जो कि प्रकाश, कार्य क्या होता है, प्रकाश का ज्ञान। जो रिसेप्टर मतलब कहाँ पर रिसीव होता है, तो आप रेटिना में देखते हैं रॉड और कोन कोशिकाएं। कान की बात करें, ध्वनि संतुलन का कार्य है, और ये कार्टी का अंग हेयर लेंस में आपका रिसेप्टर हो जाएगा। नाक गंध का ज्ञान, यहाँ पर घ्राण उपकला होता है, जिसको ऑल्फैक्टरी कहेंगे। तो ये घ्राण उपकला। जीभ की बात करें, स्वाद का ज्ञान, स्वाद कलिकाएं होती हैं। त्वचा की बात करते हैं तो ये स्पर्श, दाब, ताप, दर्द का ज्ञान, ये त्वचा में उपस्थित विभिन्न रिसेप्टर इसमें देखने को मिलते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले उद्दीपन, स्टिमुलस, फिर आपका रिसेप्टर, उसके बाद संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व, फिर आपका मस्तिष्क तक जाता है, और फिर हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हमारा हो गया ज्ञानेंद्रियां। फिर बात करते हैं आंख को लेकर के। आंख की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कॉर्निया, जहां से हम कोई चीज को देखते हैं ना, तो सबसे पहले प्रकाश जिसको कहते हैं प्रवेश करता है। तो कॉर्निया है पारदर्शी परत, प्रकाश को प्रवेश कराती है। उसके बाद जो आप परितारिका देख रहे हैं, यहाँ पर परितारिका और पुतली देख रहे हैं। तो पुतली तो प्यूपल वही होती है, जो आंख में आप काला भाग देखते हैं वो आपका प्यूपल होता है। परितारिका है जो आइरिस होती है, ये हमारे प्रकाश जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो छोटा बड़ा काम करने का होता है ना, ये आप कह सकते हैं प्रकाश को व्यवस्थित तरीके से आप एडजस्ट जो करते हैं वो इसके थ्रू करते हैं। लेंस जो होता है ये वाला, ये प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। यहाँ से कार्निया से आने वाला प्रकाश जब इस लेंस पर पड़ता है, तो ये लेंस किस पर फोकस करता है, रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना के बाद अंध बिंदु है यहाँ पर, जो ये रॉड या कौन कोशिकाएं यहाँ पर नहीं होती, इसलिए छवि यहाँ पर छवि नहीं बनती है। और दृष्टि तंत्रिका की बात करें तो संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व जिसको कहते हैं, कई बार आपने इंग्लिश टर्म इसका सुन रखा होगा। ये जो स्क्लेरा देख रहे हैं, ये स्क्लेरा जो है SCLERA, ये हमारी आंख में जो व्हाइट वाला हिस्सा देखते हैं, ब्लैक वाले के अलावा जो बाकी व्हाइट हिस्सा देख रहे हैं ना, वो ये है स्क्लेरा। और तो आपने सारी चीजें देख ली। बाकी आपको इसमें पॉइंट ऐसा कोई खास है नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले की तरफ, जो कि है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। कारण क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा होना या लेंस की फोकस दूरी कम होना। सुधार क्या होता है, अवतल लेंस के द्वारा। यहाँ पर दृष्टि दोष में होता क्या है, ये जो प्रकाश इस पर लेंस पर पड़कर फोकस होना होता है रेटिना पर रेटिना पर फोकस ना होकर उससे पहले होना लगता है। यही कारण से आपको ये दृष्टि दोष देखने को मिलता है। तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। सुधार आपका अवतल लेंस के द्वारा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। निकट वाले को छवि रेटिना के पहले बनती है, यही चीज मैंने बताई आपको, इसमें छवि रेटिना के पहले बनती है। सुधार अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, नेत्र गोलक छोटा होना, लेंस की फोकस दूरी अधिक होना। इसमें क्या सुधार है, इसमें सुधार ये है उत्तल लेंस के द्वारा, और इसमें छवि रेटिना के पीछे बनती है। दोनों में अंतर समझ में आया होगा चित्र से। आप बिंदुकता या दृष्टि वैषम्य क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कार्निया या लेंस की वक्रता जो है वो अभिमिश्रित होने से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश ठीक से फोकस नहीं हो पाता है। इसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है इसके सुधार के लिए, और बेलनाकार लेंस इसी को हम कहेंगे।
तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा आपका है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर कुछ कार्य के प्रभाव हैं और इसमें जब बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में, तो ये अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पर जो कार्य है वो देखने को मिलता है अनुकंपी में, लड़ो या भागो टाइप से, यहाँ पर आराम करो और बचाओ, यहाँ पर हृदय गति जो होती है वो बढ़ा देती है, यहाँ पर सामान्य करता है, यहाँ पर श्वसन जो होता है वो तेज करता है, यहाँ पर सामान्य करता है, इसमें पुतली फैलाता है, इसमें सिकोड़ता है, इसमें पाचन क्रिया धीमी करता है, इसमें बढ़ाता है, इसमें ग्रंथि स्राव कम करता है, इसमें बढ़ाता है। तो जैसे परिस्थितियों की बात करें, कोई डर है, तनाव है, क्रोध है, दौड़ना है, लड़ाई आदि है, जैसे अचानक से डर लगता है तो क्या होता है, हृदय गति अपने आप बढ़ जाती है, श्वसन अपने आप तेज हो जाता है, पुतलियां जो होती हैं वो फैल जाती हैं किसी चीज़ को देखकर, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, ग्रंथि स्राव कम हो जाता है। तो इसी प्रकार इसमें खाना खाने के बाद जो हमारी हृदय गति होती है वो सामान्य करता है, विश्राम या नींद के बाद सामान्य करता है श्वसन। तो ये वो अनैच्छिक क्रिया हैं जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है वो होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया, और ये दो टाइप में इस तरीके से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आती हैं, जो कि कह सकते हैं अपने आप देखने को मिलता है। अब है हमारा प्रमुख तंत्रिका से संबंधित कुछ रोग, जिसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, पार्किंसन रोग। ये पार्किंसन रोग क्या होता है? ये एक अपक्षय रोग होता है, शरीर के अंगों में यहाँ पर कंपन, धीमी गति, मांसपेशियों में जकड़न, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो मस्तिष्क के डोपामिन उत्पादक न्यूरॉन्स की कोशिकाओं का नष्ट होना। अधिकतर वृद्ध लोगों में ये देखने को मिलता है पार्किंसन रोग। तो ये आपका हो जाएगा पहला रोग। फिर दूसरा है अल्जाइमर रोग, जिसको कहते हैं भूलने की बीमारी। तो ये स्मृति हानि से जुड़ा रोग है। रोगी की याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम आदि स्थिति देखने को मिलती है। कारण क्या होता है? इसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं का क्षरण होने लगता है और अधिकतर वृद्ध लोगों में ये देखने को अल्जाइमर देखने को मिलता है। फिर बात करें मेनिंजाइटिस, मैंने अभी आपको बताया था, वही आ गया है देखिए रोग। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली जो झिल्ली होती है, जिसका नाम बताया था मैंने मेनिंजेस, तो इसमें ही सूजन आ जाती है। तो इसी मेनिंजिस से मेनिंजाइटिस शब्द बनाया। अभी चित्र जो दिखाया था वही जो ढकने वाली झिल्लियां होती हैं, उसी में ही सूजन आ जाती है। लक्षण क्या होता है? तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़ना आदि। कारण क्या होता है? बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण, और समय पर इलाज न होने पर गंभीर भी हो सकता है। सूजी हुई झिल्लियां आपको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं रेटिना की। जो कोशिकाएं हैं जिसमें रॉड कोशिका और कॉन कोशिका में, रॉड कोशिका कम प्रकाश में देखने में हेल्प करती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं एकदम प्रकाश नहीं है तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है ना, बस उसमें ये रॉड कोशिकाएं हेल्प करती हैं। कौन कोशिकाएं होती हैं? अधिक प्रकाश जब होता है तो वो वहां पर रंगों को पहचानने में हेल्प करती हैं, लाल, हरा, नीला। तो ये दो कोशिकाएं रेटिना में देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं विशेष बिंदु, पीत बिंदु और अंध बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? यहाँ केवल कौन कोशिकाएं होती है, सबसे स्पष्ट दृष्टि यहीं पर बनती है। और अंध बिंदु, यहाँ कोई रॉड या कौन कोशिका नहीं होती, इसलिए यहाँ छवि ही नहीं बनती है, जो अभी ऊपर आपको अंध बिंदु दिखाया था चित्र में। नेत्रदान जब भी किया जाता है तो उसमें केवल कार्निया ही आपकी प्रत्यारोपित की जाती है। जो दान किया जाता है ना, उसमें आंख का रंग जो होता है वो आइरिस में मेलानिन की मात्रा पर डिपेंड करता है। कई लोग के आंख का रंग देखते हैं भूरा होता है, वो सब किस पर डिपेंड करता है? मेलानिन। पुतली का आकार प्रकाश की मात्रा के अनुसार जो है वो बदलता है। आंसू आंख को साफ, नम और सुरक्षित रखने का काम जो है वो करते हैं। फिर बात करते हैं हम इसमें अगला कंकाल तंत्र। जो हमारा पहला तंत्र था, जो सबसे पहले हमने देखा तंत्रिका तंत्र, वो समाप्त हुआ। बढ़ते हम हमारे कंकाल तंत्र की तरफ। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे जो भी चीज़ें हैं आपसे मिस ना हो, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा और साथ ही साथ ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें। बाकी अभी लाइव टाइमिंग दोपहर के 1 बजे चल रही है। कंकाल तंत्र क्या है? तो आपको पता है हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो कठोर संरचना होती है, जिसमें अस्थियां उपास्थियां होती हैं, उसी को कहते हैं कंकाल तंत्र। काम क्या होता है कंकाल तंत्र का? तो शरीर को आकार देना, ढांचा प्रदान करना, सहारा देना। कोमल अंग जैसे हमारा मस्तिष्क हो गया, हृदय, फेफड़े, ये सब कंकाल से जकड़े रहते हैं ना, तो सुरक्षा, बाहरी आघात से सुरक्षा देना, गति करने में हेल्प करना। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। पहले वाले इससे टॉपिक में पढ़ चुके हैं ना, मतलब इसी का ही पहले पार्ट जो आया था उसमें बताया था ना कि जो आरबीसी का निर्माण है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण है, अस्थि मज्जा में ही होता है। तो ये होती तो यही है। तो ये आपका हो जाएगा। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज का भंडारण करना। तो ये आपके कंकाल तंत्र के कुछ कार्य हो गए।
अब कंकाल के प्रकार की जब बात करते हैं तो मुख्यतः दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। तो शरीर के बाहर पाई जाने वाली जो भी कठोर संरचनाएं हैं वो आपकी, जैसे बाल हो गया, नाखून आपके हो गए, तो ये सब इसमें आएंगे बाह्य कंकाल में। अंतः कंकाल में शरीर के अंदर पाई जाने वाली अस्थियों की संरचना, जैसे मानव की हड्डियां, तो वो आपकी अंतः कंकाल में आएंगी। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये हमने मानव कंकाल को लेकर के चित्र आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। तो ये आपका सबसे ऊपर खोपड़ी हो गया, यहाँ पर आप जो छाती के पास का एरिया देख रही हैं, यहाँ पर रिब्स यानी पसलियां होंगी, इसमें सेंटर वाला भाग उरोस्थी है। रीढ़ की हड्डी पीछे साइड आपको देखने को पीठ में मिलती है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। श्रोणि मेखला आपको यहाँ पर देखने, कमर के पास पेल्विक जो गिर्डल है वहां देखने को मिलेगा। उसके बाद जांग की हड्डी, ये वाली जो हड्डी देख रहे हैं, ये वाली हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है आपके मानव शरीर की, अभी आप देखेंगे भी, जिसको हम कहते हैं फीमर। इसका नाम क्या है? फीमर की हड्डी। आप देखिए यहां से लेकर पूरी यहां तक सबसे बड़ी। उसके बाद इसी में ही यहाँ जो घुटना वाला एरिया, यहाँ पर पटेला होती है, इस घुटने से इस टखने तक यानी पैर का जो ये मुड़ाने वाला भाग है, इसके बीच वाली हड्डी को टिबिया कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, जो तलवा वाला, यहाँ पर फिबुला होती है। तो पटेला, टिबिया, फिबुला, ये इतने भाग में देखने को मिलती है। और ये वाली जांग वाली, ये कान में होती है स्टेपीज, जो हम आपको बता चुके हैं, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। अब कुछ पॉइंट, जैसे मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, नवजात शिशु में 270 होती हैं, बड़े होते तो ये जुड़ करके कम हो जाती हैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर, यही मैंने बताया, जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कान की हड्डी। और सबसे हल्की हड्डी जो है वो ईयर ऑसिकल होती है, कान की छोटी हड्डियों में ही हल्की हड्डी भी जो है ये आती है। अब बात करते हैं हड्डियों के प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों के प्रकार में लंबी हड्डी। तो जो उदाहरण के तौर पर क्या है? फीमर, जांग की हड्डी। अभी मैंने चित्र में दिखाया, सबसे लंबी हड्डी आपको क्लियर तरीके से वहां समझ में आ रहा था, जिनकी लंबाई अधिक होती है और मोटाई जो होती है वो कम होती है। लंबाई मेन फोकस होता है। सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो आपकी कार्पल्स यानी कलाई की हड्डियां जो होती हैं वो सबसे छोटी हड्डियां होती है। ये हमारी कलाई है, तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इसमें लगभग समान रहती है, ये हमारी छोटी हड्डी में आती है। फिर आती है हमारी चपटी हड्डी, जिसमें हम कहेंगे कपाल की हड्डियां और स्टर्नम, जिसमें पतली और चपटी होती हैं, सुरक्षा का कार्य करती हैं हमारी चपटी हड्डियां। फिर आती अनियमित हड्डी, जिनका मतलब कोई आकार अनियमित होता है, आकार अनियमित होता है, जिसमें हमारी वर्टिब्रा यानी कशेरुका की हड्डी जो है वो आ जाएगी। और सेस्माइट हड्डी क्या होती है? टेंडन के भीतर पाई जाती है। टेंडन और लिगामेंट अभी बताएंगे, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम या मांसपेशियों से जोड़ने का काम, तो टेंडन के भीतर पाई जाती हैं ये सेस्माइट हड्डी। जैसे पटेला जो घुटने की हड्डी होती है ना, वो इसका एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा। तो ये कुछ टाइप हैं जो कि हमारे किसके, हड्डियों के प्रकार के। अब हड्डियों के प्रकार के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा संधियों को लेकर। तो वे स्थान जहां दो या दो से अधिक जो हड्डियां हैं वो मिलती हैं वो कहलाती है संधियां। ऐसा तो है नहीं कि सारी हड्डी एक ही जैसी, जहां से शुरू हुई वहीं खत्म है। एक हड्डी खत्म हुई तो फिर दूसरी, जैसे आपने देखा अभी फीमर वाली हड्डी, फिर वहां से पटेला, टिबुला, इस तरीके से अलग अलग है। तो संधियां गति करने में सहायता करती हैं, जो जोड़ होते हैं। संधियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला हमारा है अचल संधि, जिसको कहते हैं फाइब्रस, जिसको कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। इनमें कोई गति नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे खोपड़ी की हड्डियों के बीच का जो जोड़ होता है, स्यूचर जो आप कहेंगे, इंग्लिश का भी टर्म है, तो ये आपका कोई गति नहीं होती है। ये हो गई अचल संधि, नाम में ही अचल मतलब चल नहीं सकती, कोई गति नहीं। अर्धचल संधि जो होती है, जिसको हम मूवेबल जॉइंट कहेंगे, इसमें सीमित गति होती है। जैसे आपका प्यूबिक सिम्फिसिस कशेरुकाओं के बीच के जो जोड़ होते हैं। जो चल संधि होता है इसमें पूर्ण गति होती है तथा साइनोवियल द्रव पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कंधा हो गया, जो आप पूरा मूवमेंट कर सकते हैं, कोहनी हो गया, घुटना हो गया, कलाई हो गया, ये सब आपका चल संधियों में आते हैं। तो 3 टाइप के मेन बेसिकली देखने को मिलते हैं, अचल, अर्धचल और चल संधियां। सबसे पहले बात करते हैं चल संधियों में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो चल संधियों में सबसे पहला हमारा है कंदुक खल्लिका संधि, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनसे बनते हैं, इनके नाम से बनते हैं। तो जब बात करते हैं हम कंदुक खल्लिका संधि की, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कंधा या कूला। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक खांचा टाइप का होता है। जैसे आपका एक मान लीजिए गेंद है आपके पास और इस तरीके से खांचा, इसमें जाकर के ये फिट हो रहा है और पूरी तरीके से मूवमेंट कर पा रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल कंधा या कूला में देखते हैं, तो ये जो पूरा आप ज्वाइंट घुमा पाते हैं, तो गोल सिरा खांचे में जाकर के फिट होता है और सभी दिशाओं में गति संभव होती है। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल देखेंगे, गति सभी प्रकार से होती है। जैसे आपका बॉलर होता है, जब वो गेंद फेंकता है, क्रिकेट की मैच की बात करते हैं, तो पूरा अपना हाथ घुमा लेता है। तो ये आपका कंधा या कूल्हा की जो
इसमें एग्जाम्पल में आ रहा है कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। पूरी तरीके से सभी दिशाओं में गति संभव है। कब्जा संधि जो होती है वो आपकी कोहनी या घुटने में देखने को मिलती है। इसमें जैसे कब्जा संधि का मतलब समझिए, जैसे दरवाजा देखते हैं, कब्जा दरवाजे में होते हैं, तो दरवाजा जो होता है वो हमेशा एक साइड ही खुल सकता है, ऐसा नहीं कि आप उसको दोनों साइड खोल लेंगे। तो सेम यहाँ पर भी यही होता है कि जो कब्जा संधि होती है, इनके जो हड्डियां मुड़ने का होता है वो एक साइड, जैसे ये हाथ आप देख रहे हैं तो यहीं तक मुड़ सकता है, इसके नीचे नहीं मुड़ सकता। तो एक साइड जो कब्जा होता है दरवाजे के कब्जे की तरह केवल एक ही दिशा में आगे पीछे गति करती हैं, ऐसा नहीं कि आप हाथ को उल्टा भी मोड़ लेंगे। तो ये हो गया कब्जा संधि। खूटी संधि जो होती हैं वो गर्दन में होती हैं, एटलस और एविस के बीच। जो गर्दन वाली जो आपकी संधियां आती हैं, ये खूटी की तरह एक हड्डी से दूसरी हड्डी के चारों ओर घूमती रहती हैं। जैसे चकिया चलाते हैं ना, बस चकिया में होगा कि आप गोली घुमाते, पर गर्दन की हड्डी ऐसे तो घूमती है, हम गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाने के साथ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से खूटी संधि होती है। विसर्पी संधि जो होती है वो कलाई या टखने में देखने को मिलती है, या आप कलाई को इस तरीके से मूवमेंट करते हैं ना तो हड्डियां एक दूसरे पर इसमें फिसलती हैं। और जो सैडल संधि होता है, अंगूठे का कार्पो मेटाकार्पल जोड़ जो होता है, इसमें सैडल की तरह दो दिशाओं में गति जो है वो देखने को मिलती है। आप अगर अपने हाथ को देखेंगे तो जो उंगलियां हैं वो आप इतनी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे जितना आप अंगूठे को कर पाएंगे। अंगूठे का जो मूवमेंट होता है वो बाकी उंगलियों से ज्यादा होता है। वही आपका एग्जाम्पल किसमें आता है, सैडल संधि में। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अस्थि की आंतरिक संरचना के तरफ। इसके अलावा वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हो तो शेयर भी करते रहिएगा। ये सब मेहनत आपके लिए की जा रही है, सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाई जा रही हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो अस्थि की आंतरिक संरचना में सघन अस्थि आती है, स्पंजी अस्थि है, लाल अस्थि मज्जा आपको देखने को मिलता है, इसी में ही आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती है ना। पीली अस्थि मज्जा हो गया, रक्त वाहिनियाँ हो गई, ब्लड वेसल्स हो गया, पेरियोस्टियम हो गया। अस्थि के बाहरी भाग पर जो पेरियोस्टियम देख रहे हैं वो झिल्ली होती है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि बाहरी भाग पे कौन सी झिल्ली, इसके अंदर जो होती है वो सघन अस्थि और भीतर की वो स्पंजी अस्थि होती है। लाल अस्थि मज्जा जो है इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। पीली अस्थि मज्जा वसा का भंडारण करती है। ये भी याद रखिएगा कि लाल अस्थि मज्जा तो आपको पता ही है, पीली अस्थि मज्जा वसा का भंडारण करता है। अब बात करते हैं उपास्थि, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की जब बात करते हैं तो शॉक एब्जॉर्बर जिसको कहते हैं, मान लीजिए कि हड्डी है, अब उस पर कोई बाहरी आघात लगे तो उसको, या आप कह सकते हैं मूवमेंट हो रहा है, अगर यहाँ से जुड़ी हड्डियां तो मूवमेंट हो रहा है तो हड्डियां तो घिस जाएंगी, उनके बीच में शॉक एब्जॉर्बर के रूप में उपास्थियां होती हैं। तो ये हमारी हड्डियों के सिरों पर एक गद्दे कवर की तरीके से काम करते हैं। जब हम चलते हैं दौड़ते हैं तो ये हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती हैं, आकार देने का भी काम करती हैं। हमारे शरीर के कुछ हिस्से जैसे कान और नाक को उनके सही आकार और लचीलापन देने का काम भी जो है वो करती हैं। अब उपास्थियों के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका हाइलिन, और एक होता है आपका इलास्टिक, और तीसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज। इन तीनों को समझ लीजिए। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? ये कार्टिलेज उसी को कहते हैं, उपास्थि को। तो ये सबसे आम प्रकार है, चिकना, मजबूत और थोड़ा लचीला होता है। जोड़ों में जहां हड्डियां मिलती हैं, नाक में और सांस की नली में, यहाँ पर आपको हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलता है। कहाँ पर? जोड़ों में जहाँ पर हड्डियां मिलती हैं, जैसे मैंने आपको घुटने का एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा नाक है, सांस की नली है, विंड पाइप जो होता है, उसमें आपको हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिलता है। इलास्टिक की बात करें कार्टिलेज, ये बहुत ज्यादा लचीला होता है और मोड़ने पर वापस अपने आकार में आ जाता है। जैसे कान का बाहरी हिस्सा देखते हैं, जिसको पिन्ना भी कहेंगे, तो पिन्ना में आप इसको मोड़ते हैं वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो ये हमारा इलास्टिक हो गया, दूसरा टाइप। तीसरा है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे मजबूत और कठोर कार्टिलेज होता है। ये बाहरी झटके सहने के लिए बना है। रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइन, उसके मनको यानी डिस्क के बीच और घुटने के बाहरी जोड़ों में देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा मजबूत आपको तीसरे नंबर फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो देखने को मिलता है। ये हो गए हमारे उपास्थि के प्रकार। अब आपने अस्थि समझ लिया, उपास्थि समझ लिया, तो आप दोनों में अंतर को भी समझ लीजिए। तो अस्थियों की बात करते हैं तो कठोर और कैल्सीफाइड होती है, उपास्थि लचीली और कैल्सीफाइड नहीं होती है। अस्थियों में रक्त वाहिकाएं होती हैं, उपास्थि में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। अस्थियों में कोशिकाएं जो होती हैं वो अस्थियोसाइट्रस कहलाती हैं, इसमें कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइटिस कहलाती हैं। इसमें मैट्रिक्स खनिज लवण कैल्शियम फास्फोरस से युक्त होता है, इसमें मैट्रिक्स कोलेजन युक्त तथा लचीला होता है। इसमें स्थान शरीर के अधिकांश भागों में पाया जाता है और इसमें स्थान नाक, कान, श्वास नली, जोड़ों के सिरों आदि में पाया जाता है। अस्थियों में कार्य क्या होता है? सहारा देना, सुरक्षा, गति में हेल्प करना, खनिजों का भंडारण करना, रक्त निर्माण करना। वहीं उपास्थि जो होता है वो लचीलापन देता है, घर्षण कम करता है, अस्थियों के बीच कुशन का काम करता है
तो अब मुझे लगता है आपको अस्थि और उपास्थि में समझ में क्लियर तरीके से आ गया होगा। तो आधार की अगर बात करें तो जैसे कठोरता में अंतर, रक्त संचार में, कोशिका में, मैट्रिक्स में, स्थान में और उनके कार्यों में। अब बढ़ते हैं हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टेंडन और लिगामेंट, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो टेंडन और लिगामेंट की बात करते हैं तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है, और टेंडन को कंडरा भी कहते हैं। वहीं एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है, यानी स्नायु करता है। तो ये जो होते हैं टेंडन, ये मजबूत, रेशेदार और कम लचीला होता है। खिंचाव ये हेल्प सह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बाइसेप्स मसल का जो टेंडन होता है ना, वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। वहीं अगर ये इसकी बात करें लिगामेंट की, तो ये रेशेदार और अधिक लचीला होता है, खिंचाव से बचाता है और जोड़ को स्थिर रखता है। और इसमें एग्जाम्पल में घुटनों के जोड़ के लिगामेंट आते हैं। घुटनों के जो जोड़ के लिगामेंट है जो कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, वो इसमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन में यही बनता है कि हड्डियों को कौन जोड़ता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कि जो हम पढ़ के आए हैं वही थोड़ा सा रिवाइज भी कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज मध्य कान में। वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां, नवजात शिशु में 270 हड्डियां। हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बढ़ते हैं हम कंकाल तंत्र के अंतर्गत हड्डियों के निर्माण और उसकी वृद्धि को लेकर के। तो अंतः झिल्ली अस्थिकरण, ये जो होता है वो सपाट हड्डी जैसे खोपड़ी की हड्डियों में होता है। अस्थि ऊतक सीधे संयोजी ऊतक से बनता है। फिर होता है अंतः उपास्थि अस्थिकरण, ये लंबी हड्डी जैसे फ्यूमर, ह्यूमरस में होता है। उपास्थि के मॉडल के स्थान पर अस्थि का निर्माण होता है। और तीसरा होता है एपिफिशियल पलेट, जिसमें आपका लंबी हड्डियों के सिर और डंडियों के बीच स्थित उपास्थि की जो पट्टी है, इसी के विभाजन से हड्डी की लंबाई जो है वो बढ़ती है। तो ये आपको हड्डियों के निर्माण और वृद्धि से संबंधित हो गया। अब अस्थि कोशिकाओं की भी बात कर लेते हैं। जैसे आपका ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ये अस्थि बनाने वाली कोशिकाएं होती, नई अस्थि का निर्माण करती हैं। फिर ऑस्टियोसाइट होता है जो कि परिपक्व अस्थि कोशिका अस्थि में स्थित होकर पोषण और मजबूती प्रदान करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट होता है जो अस्थि को घोलने नष्ट करने वाली कोशिकाएं अस्थि के पुनर्निर्माण में हेल्प करती हैं। तो ये आपकी अस्थि कोशिकाएं जो है वो होती हैं। तीन ही टाइप आपको देखने को मिलते हैं। अस्थि मज्जा मैंने बताया कि लाल अस्थि मज्जा जो होती है वो लाल रंग की होती है। ये लंबी हड्डियों के सिरों, चपटी हड्डियों जैसे पसलियों, उरोस्थी और कशेरुकाओं में पाई जाती हैं। कार्य इसका क्या होता है? WBC, RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना RBC का काम है, मतलब लाल अस्थि मज्जा का काम है। और लाल अस्थि मज्जा में देखिए पीली अस्थि मज्जा भी होती है। तो पीली अस्थि मज्जा भी मैंने बताया था ना वसा को लेकर, तो पीली रंग की वसा युक्त मज्जा होती है, लंबी हड्डियों की डंडियों के मध्य में पाई जाती हैं। कार्य वसा का भंडारण, ज्यादातर क्वेश्चन कार्य से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। अब हड्डियों के पुनर्निर्माण की बात करें, मतलब हड्डियां ऐसा भी तो होता है फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो निरंतर टूटती रहती, बनती रहती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बोन रिमॉडलिंग। तो इसमें ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का संतुलित कार्य आवश्यक होता है। एक जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, कैल्शियम हड्डियों की कठोरता देता है, फास्फोरस कैल्शियम के साथ हड्डियों की मजबूती में हेल्प करता है, और विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है। हार्मोन की क्या भूमिका है? तो PTH हार्मोन होता है, पैराथायराइड हार्मोन, रक्त में कैल्शियम कम होने पर हड्डियों में से कैल्शियम निकालकर रक्त में बढ़ाता है। और इसी प्रकार कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्रंथि से होता है, इसमें रक्त में कैल्शियम अधिक होने पर हड्डियों में जमा कराता है। ये जब स्थिति देखने को मिलती है जब किसी प्रकार का क्षरण होता है। अब कंकाल तंत्र के कुछ रोग की बात करते हैं। अभी जो हमने बात किया था वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित था। तो ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहला रोग है, जो हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है और यहाँ पर जो हड्डियां हैं कमजोर हो जाती, भंगुर हो जाती हैं। विशेषकर ये महिलाओं में देखने को जो है वो मिलता है। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रोग कौन सा है आपका? ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है, हड्डियां टूटने लगती हैं, क्षणभंगुर हो जाती हैं, विशेषकर महिलाओं में देखने को मिलता है। फिर दूसरा देखने को मिलता है आपका गठिया, जहां पर क्या होता है जोड़ों में सूजन आ जाती है, दर्द और जकड़न होती है। ज्यादातर आपको बहुत लोगों में देखने को मिलता भी है। दो टाइप इसके होते हैं, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो ये दो टाइप के देखने को मिलते हैं। और ये भी यूरिक एसिड जैसे से बढ़ता जाता है, यूरिक एसिड फिर बढ़ने के साथ साथ फिर वो धीरे धीरे गठिया में कन्वर्ट होने लगता है। फिर आपका होता है गाउट, यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने से तीव्र दर्द, सूजन और लाली होने लगती है, ऐसे अलग अलग उंगलियों में, पैर में। तो ये आपका गाउट जो है वो होता है। फिर फ्रैक्चर तो आप जानते हैं, हड्डियों का टूटना चटकना, उसको फ्रैक्चर कहते हैं। मोच क्या होता है? लिगामेंट के खिंचने या फटने को हम मोच कहते हैं। और टिटेनी क्या होता है? शरीर में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में
ऐठन आ जाता है, खिंचाव होता है, वो आपका होता है टिटैनिया। किसी प्रकार का आपका हाथ खिंच गया तो कैल्शियम की कमी से ऐसा देखने को मिलता है, मांसपेशियों में ऐठन या खिंचाव आना। तो ये हमने सारे प्रकार के जो रोग देखे उनको आपको याद रखना है। ये वाले जो अभी यहाँ पर नीचे सुपरडेट महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं पसलियों को लेकर, ये हम आगे भी डिटेल में देख लेते हैं डायरेक्ट। तो अब हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी को लेकर के। तो अभी तक तो हमने पूरे कंकाल तंत्र को बात किया, रीढ़ की हड्डी को अलग से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वयस्कों में 26 कशेरुकाएं और नवजात शिशु में 33 कशेरुकाएं जो है वो होती हैं। शरीर को ये क्या करती हैं, सीधा रखने का काम करती हैं, मस्तिष्क से आने वाली तंत्रिकाओं की रक्षा करती हैं, शरीर को लचीला बनाने का काम करती हैं। ये सबसे ऊपर वाला ये सर्वाइकल है 7 कशेरुकाएं, थोरेसिक है 12 कशेरुकाएं, लंबर 5 कशेरुकाएं, सैक्रम 5 आपस में जुड़ी होती हैं, और आपका लास्ट में कॉकियक्स जो 4 आपस में जुड़ी होती हैं। तो वही सभी के बारे में। सर्वाइकल का काम क्या होता है, गर्दन को सहारा देना, सिर के घुमाव में सहायता देना। सबसे ज्यादा सुनते भी हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है इस तरीके से, तो ये सबसे ऊपर देखने को मिलती है। थोरेसिक पसलियों से जुड़कर छातियों के पिंजरे का निर्माण करती हैं। लंबर शरीर का भार वहन करने का काम करती हैं, ये वाली लंबर। और सैक्रम सोड़ी अस्थि से जुड़ना और भार वहन का काम करती हैं। और जो क्रॉक्रिक्स है ये मांसपेशियों के जुड़ने का स्थान है, COCCYX करके। अब हम देख लेते हैं पसलियों के वर्गीकरण को लेकर के। जैसे कि अभी हमने बताया था कि पसलियों को अलग से हम देखेंगे। तो ये है हमारी पसलियां सच्ची, इसमें 3 टाइप होते हैं, एक सच्ची पसलियां, झूठी पसलियां, एक तैरती पसलियां। सच्ची पसलियां होती हैं 1 से 7, उरोस्थी से सीधे जोड़ी रहती हैं, 7 जोड़ी आपकी ये देखने को मिलती हैं। और उसके बाद झूठी पसलियां जो होती हैं वो उरोस्थी से सीधे नहीं जुड़ती हैं, ऊपर की पसलियों की उपास्थि से जुड़ती हैं, इसमें 3 जोड़ी होती हैं। और ये आपकी होती कितनी है, जोड़ी में तो 3 है पर ये वैल्यू में 8 से 10 होती हैं झूठी पसलियां। और तैरती पसलियां 11 से 12 होती हैं, उरोस्थी से नहीं जुड़ी होती हैं और आगे स्वतंत्र रहती हैं, और ये 2 जोड़ी होती हैं। तो ये 1 से 7 और झूठी वाली 8 से 10 और तैरती वाली 11 से 12, ये आपको 3 नाम टाइप देखने को पसलियों के मिलते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे खोपड़ी की हड्डियों को लेकर। देखिए कितना सुंदर सा चित्र जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया था कि कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सर वाला भाग, ये कपाल हो है, 8 हड्डियां होती हैं। काम क्या है इसका, मस्तिष्क की सुरक्षा का काम होता है। चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो आपकी फेशियल जो बोन्स होती हैं, इसमें टोटल 14 हड्डियां होती हैं, चेहरे का निर्माण का काम करती हैं। कान की जो हड्डियां होती हैं वो 6 होती हैं, 3-3 करके। 3 में कौन कौन से नाम है बताए थे आपको, मेलस, इनकस, स्टेपीज, और यही वो स्टेपीज है जो सबसे छोटी हड्डी है। कंटिका हड्डी भी होती है जिसको हम कहेंगे टोटल 1 होती है। ये काम का क्या करती है, जीभ और गले की मांसपेशियों के जुड़ने का स्थान होता है। ये एक अकेली हड्डी ऐसी होती है जो किसी और हड्डी से नहीं जुड़ी होती, अकेले होती है, जो मांसपेशियों से जुड़ी है। तो ये भी अच्छा सा एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन का बन सकता है। तो अब टोटल अगर जोड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये भी पूछा था कि पूरी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14, 6, 20, 8, 28, 1, 29 हड्डियां आपको खोपड़ी में देखने को मिलती हैं। अब जो सुपर टेट के फैक्ट हैं जो आप पढ़ के आए वही चीज एक बार देख लीजिए। 206, 270 पता ही है। अक्षीय कंकाल पता होना चाहिए, 80 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां, उरोस्थी आती हैं। उपांगी कंकाल 126 हड्डियां होती हैं। अंश मेखला, श्रोणि मेखला, हाथ और पैर आती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी जांघ की हड्डी, सबसे छोटी स्टेपीज, सबसे मजबूत निचले जबड़े की हड्डी होती है मैंडिबल, सबसे मजबूत हड्डी। 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, 7 सच्ची, 3 झूठी, 2 तैरती, ये बताया अभी। रीढ़ की हड्डी वयस्क में 26, नवजात में 33 कशेरुकाएं। हड्डियों का निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी इनकी हेल्प से होता है। और हड्डियों का जो मज्जा है, लाल मज्जा रक्त कणिकाएं बनाती है, पीली मज्जा वसा का भंडारण करती है। हड्डियां कठोर होती हैं, ये बता चुके हैं। जोड़ने वाले रेशा लिगामेंट और मांसपेशियों के लिए जोड़ने वाला टेंडन होता है। जोड़ों में घर्षण कम करने के लिए उसमें जो द्रव पाया जाता है वो जल संधियों में होता है। सही आहार, व्यायाम, विटामिन डी, ये तो सब जरूरी है। ये हमारा जो तंत्र है कंकाल वाला वो हुआ समाप्त। अब यहाँ से देखते हैं मांसपेशी तंत्र। तो मांसपेशी तंत्र का परिचय देखते हैं। तो हमारे शरीर में हड्डियों से जुड़ी जो मुलायम ऊतक होते हैं उन्हें कहते हैं मांसपेशियां। ये हड्डियां अंगों और शरीर के अन्य भागों को गति प्रदान करती हैं। मानव शरीर में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां देखने को मिलती हैं। मांसपेशियां लचीली होती हैं, संकुचित होकर के कार्य करती हैं। मांसपेशियों के कार्य क्या है, जैसे शरीर को गति प्रदान करना, शरीर की मुद्रा को बनाए रखना, शरीर हृदय के संकुचन से रक्त का संचार करना, भोजन का पाचन करने में हेल्प करना, आंतों की गतियां, शरीर के तापमान को बनाए रखना, चेहरे के भाव बोलने में सहायता करना, शरीर के अंगों की रक्षा करना, ये कुछ मांसपेशियों के कार्य हैं। अब मांसपेशी जो मसल फाइबर है इसका चित्र एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पर टेंडन होता है, बोन है, मांसपेशी है, मांसपेशी बंडल के रूप में मांसपेशी तंतु होते हैं, मांसपेशी तंतु कोशिका होती है। चित्र इसलिए कई बार अगर कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में पूछ लिया गया तो आपके दिमाग में वो चीज बैठी होती है।
फिर बात करते हैं सार्क्यूमियर, ये क्या होता है? तो मांसपेशियों के संकुचन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं सार्कोमियर। तो ये आपको नाम ध्यान होना चाहिए। ये दो जड़ रेखाओं के बीच का भाग होता है, इसी के सिकुड़ने और फैलने से मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और शिथिल होती हैं। ये चित्र के जरिए से भी यहाँ पर देख सकते हैं। मायोग्लोबिन क्या होता है? मांसपेशियों में पाया जाने वाला लाल रंग का वर्णक होता है, जो भी आप अपने चित्र देखा है। इसमें लोहे की उपस्थिति के कारण मांसपेशियां हमारी लाल दिखाई देती हैं, ऑक्सीजन का भंडारण करती हैं, जरूरत पड़ने पर उसे कोशिकाओं तक भी पहुंचाती हैं। अधिक जो मायोग्लोबिन वाली मांसपेशियां वो लाल तंतु कहलाती हैं, और कम वाली जो मायोग्लोबिन वाली मांसपेशियां वो श्वेत तंतु कहलाती हैं। ये आपका मायोग्लोबिन हो जाएगा, ऑक्सीजन O2। मांसपेशियां की बात करते हैं तो दो टाइप होते हैं, एक स्वैच्छिक मांसपेशियां, एक अनैच्छिक। इन पर हमारी इच्छा होती है, जैसे कंकाल से जुड़ी होती हैं, एग्जाम्पल भुजा, पैर, चेहरे की मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियां, इन पर हमारी इच्छा नहीं होती है, नियंत्रण और ये आंतरिक अंगों की दीवारों में पाई जाती है, हृदय, आंतें, रक्तवाहिकाएं, मूत्राशय आदि। तो ये जो आपने टाइप देखे हैं, ये हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। मांसपेशियों के जब प्रकार की बात करते हैं तो हमें तीन मुख्य टाइप देखने को मिलते हैं। एक होता है कंकाली मांसपेशी, एक होता है चिकनी मांसपेशी, और एक होता है हृदय पेशी। तो जो कंकाली मांसपेशी हैं, शरीर की हड्डियों से जुड़ी होती हैं। संरचना इनकी लंबी, बेलनाकार, धारीदार, बहुकेंद्रीय, बहुनाभिकीय होती है। कार्य क्या होगा? शरीर के स्वैच्छिक कार्य जैसे चलना, दौड़ना, उठना, लिखना आदि करवाती हैं। विशेषता क्या होती है? हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलती हैं, जल्दी थक जाती हैं परंतु शक्तिशाली होती हैं। परंतु अगर शीघ्र आपको विश्राम मिल जाता है तो उसके बाद कार्य करने फिर से लगती हैं, जो भी हमारी कंकाल वाली मांसपेशियां हैं। चिकनी मांसपेशियां जो होती हैं, इनका चित्र भी देख लीजिए, धारीदार होती हैं, बहुकेंद्रीय होती हैं। ये जो चिकनी वाली है ये आधारी होती हैं, धारी रहित होती हैं। इसमें आंत, अमाशय, रक्तवाहिनी, मूत्राशय, गर्भाशय, आइरिस जो पुतली होती है उनमें देखने को मिलती है। संरचना इसकी धारी रहित होती है, नलिका के आकार की, और एक केंद्रक, एक नाभिकीय होती है। कार्य क्या होता है? आंत में भोजन का संचरण करना, रक्तवाहिनियां जो वाहिनी उनका संकुचन विस्तार करना, पुतली का फैलना वगैरह, सिकुड़ना आदि। ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, ये धीरे कार्य करती हैं पर थकती नहीं है, लंबे समय तक लगातार कार्य करती हैं। कंकाली और ये लगभग अपोजिट है। पर जो हृदय पेशी होती है ये जीवन भर काम करती है, केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। संरचना धारीदार, बेलनाकार, एक केंद्रक, एक नाभिकीय तथा शाखित होती हैं। कोशिकाओं के बीच इंटर कलेक्टेड डिस्क होता है। हृदय का निरंतर संकुचन और शिथिलन करके रक्त का पंपन करती हैं। विशेषता क्या होती है? हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, थकती नहीं है, जीवन भर निरंतर कार्य करती हैं, और संकुचन की गति इसमें माध्यम होती है। तो सिंपल सा है, इसमें समझने वाली कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं लाल और श्वेत मांसपेशी तंतु की। लाल तंतु क्या होता है? ये मायोग्लोबिन अधिक होता है इसलिए इनका रंग लाल होता है। ये कम होता है इसमें मायोग्लोबिन, इसलिए इनका रंग श्वेत होता है। ये एरोबिक श्वसन करती है, एनारोबिक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है, इसमें कम होता है। ये लंबे समय तक बिना थके काम कर सकती हैं, तीव्र गति करती हैं परंतु शीघ्र थक जाती हैं। गति धीमी परंतु सहन शक्ति अधिक होती है, इसमें सहन शक्ति कम होती है। अब लाल तंतु में जैसे एग्जाम्पल में मैराथन धावक हो गया, लंबी दूरी दौड़ने वाले खिलाड़ी हो गए। इसमें क्या आएगा? फर्राटा धावक, भारत तोलन, मतलब जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो वाले खिलाड़ी आते हैं। श्वेत तंतु जो है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी मांसपेशियों में लाल और श्वेत दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, परंतु जिन कार्यों में सहन शक्ति अधिक होती है, जैसे लंबा दौड़ना, वहां लाल तंतु अधिक सक्रिय होता है, और जिन कार्यों में तेज गति की आवश्यकता होती है, जैसे स्प्रिंट, वहां श्वेत तंतु हेल्प करता है। यही मायोग्लोबिन को लेकर के जो यहाँ पर बात किया गया ना, कम होता है ज्यादा होता है, इसी को लेकर के मायोग्लोबिन और श्वसन का संबंध क्या है? तो इसमें ऑक्सीजन का जो भंडारण होता है, इसमें मायोग्लोबिन अधिक होगा, लाल तंतु होगा, एरोबिक श्वसन होगा, धीमी गति, वही चीज को लेकर चार्ट्स है। इसमें कम है श्वेत तंतु, एनाएरोबिक श्वसन और तेज गति, शीघ्र थकान। मस्कुलर सिस्टम में इसका अंतिम भाग है, उसके बाद से हमारा इसका जो मानव शरीर स्वास्थ्य वाला चैप्टर है, जो मेन उसके अंतर्गत टॉपिक है वो आ जाएंगे। तो मांसपेशियों का संकुचन भी होता है, संकुचन के प्रोटीन, सर्पी तंतु सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है? एक्टिन पतले प्रोटीन तंतु होते हैं, मायोसिन में मोटे प्रोटीन तंतु होते हैं। सर्पी तंतु सिद्धांत में संकुचन के समय एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं के बीच सरकते हैं और जट रेखाएं एक दूसरे के पास आ जाती हैं, इसलिए सार्कोमियर छोटा हो जाता है। गति और उसके अलावा एटीपी की भूमिका तो आपको पता ही है, एटीपी से ऊर्जा संकुचन के थ्रू मुक्त होती है, संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, ये चीज आपको पहले बता चुके हैं। अब गति के अनुसार मांसपेशियों की भूमिका, जब आप हाथ मोड़ते हैं तो जो बाइसेप्स होते हैं उसमें संकुचन होता है, और ट्राइसेप्स जो होते हैं उसमें शिथिल होता है। जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वाला, ये आपका बाइसेप्स, और ट्राइसेप्स इधर वाला हिस्सा है। तो ये हाथ सीधे करना आपका, जो आपका अगर यहाँ पर हाथ मोड़ रहे हैं, हाथ सीधे करने में क्या होगा? बाइसेप्स आपका शिथिल होगा, उसके अपोजिट, और ट्राइसेप्स संकुचित होगा। तो जो मांसपेशी गति करती है वो एगोनिस्ट कहलाती है, और जो मांसपेशी विपरीत कार्य करती है वो एंटागोनिस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आपके एक दूसरे के एंटागोनिस्ट आपके हैं।
मांसपेशियों में थकान भी होता है, जब तीव्र और लंबे कार्य आप बहुत टाइम तक करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में मांसपेशियां अवायवीय श्वसन करती हैं, जिसके बाद लैक्टिक अम्ल ये पूछा जाता है कि बनता है और मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल के जमाव से ही मांसपेशियों में थकान, दर्द और ऐंठन जो है वो होती है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल वाला। और अगर आराम करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो जाता है और ऊर्जा में बदल जाता है और थकान हमारी दूर हो जाती है। कुछ मांसपेशियों संबंधी स्थिति भी है, जैसे मसल क्रैम्प हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल के जमाव से मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और दर्द होता है। मांसपेशी खिंचा होता है, मांसपेशी में के अधिक खिंच जाने या चोट लगने से होता है। इसके अलावा राइगर मॉर्टिस, मृत्यु के कुछ समय बाद मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। तो ये भी पॉइंट है, एक नोट के रूप में भी है कि शरीर के ठंडा होने पर एंजाइम कार्य करते हैं तथा एटीपी समाप्त हो जाता है, जिससे मांसपेशियां शिथिल नहीं हो पाती और कठोर हो जाती हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी भारी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिपस है, नितंब में पाई जाती है। सबसे लंबी मांसपेशी सॉन्टेरियस है, जांघ में पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेटर है, जबड़े को बंद करने वाली। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडिस है, जो कि आपको कान में स्वर्ण अस्थियों में। सबसे व्यस्त मांसपेशी हृदय की मांसपेशी जीवन भर काम करती है। आंखों की मांसपेशी लगातार गति करती है। शरीर की में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक होगा, वो जो मैंने बताया था ना, मानव शरीर स्वास्थ्य के अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण आता है, उससे रिलेटेड। तो पहले तो इसमें मेन वही सारी चीजें हैं। स्वास्थ्य क्या है, तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है केवल बीमारी या कमजोरी का भाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूरी तरीके से कुशलता की स्थिति। और दूसरे नंबर पर संतुलित आहार, आपको पता है, जो बैलेंस डाइट है, जिसमें सभी पोषक तत्व हों, उचित मात्रा में सारी आवश्यकताओं को पूरी करें। फल, अनाज, सब्जियां, दाल, प्रोटीन। इसके अलावा जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, जिसमें हाथ धोना, दांतों की सफाई, स्नान, नाखून, स्वच्छ वस्त्र हो गया, शौचालय का उपयोग हो गया। प्रमुख पोषक तत्व में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रमुख ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, आलू, शकरकंद, चीनी। प्रोटीन के स्रोत जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों का निर्माण, मरम्मत, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, तो दालें, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली हो गया। वसा की बात करें तो ऊर्जा का सघन स्रोत, शरीर में जो ऊर्जा का भंडारण है वो विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में भी सहायक हैं। तो इसमें घी, तेल, मक्खन, काजू, बादाम, मूंगफली, तिल वगैरह आ जाएगा। विटामिन की बात करें तो शरीर की सुरक्षा को लेकर, वृद्धि को लेकर, विभिन्न क्रियाओं के नियमन को लेकर, तो इसमें फल, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, दालें, अंकुरित अनाज, ये सब आ जाएगा। खनिज लवण की बात करें तो हड्डियां, दांतों, रक्त, मांसपेशियां, विभिन्न जैव क्रियाओं के लिए आवश्यक है। दूध, हरी सब्जियां, फल, दालें, अंडा, मांस, आयोडीन युक्त नमक आदि। जल की बात करें तो शरीर की सभी जैव क्रियाएं, पाचन, अवशोषण, तापमान नियंत्रण, सब में ही जल की आवश्यकता होती है। इसमें पानी है, फल का रस है, दूध, सूप आदि आएगा। रुक्षांश जो होते हैं, रेशा, ये शरीर को कोई पोषण या ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन कब्ज रोकने, पाचन के लिए अति आवश्यक हैं। तो फल, हरी सब्जियां, सलाद, साबुत अनाज, चोकर, दालों के छिलके, ये सब इसमें हेल्प करते हैं। अब फूड पिरामिड क्या होता है, तो संतुलित आहार के लिए अलग अलग जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको उचित मात्रा में लेना चाहिए। जैसे तेल, घी, मिठाई, नमक है, बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, फलियां मध्यम मात्रा में, फल और सब्जियां अधिक मात्रा में, अनाज और मोटे अनाज सबसे अधिक मात्रा में। ये है फूड पिरामिड। ध्यान देने वाली बात है कि अधिक मात्रा में वही जो चीजें उधर लिखी है ना, वही चीज यहाँ पर भी बताई गई कि अधिक मात्रा में पानी पिए, नियमित व्यायाम करें। फिर उसके बाद विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन हमारे सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। ये ऊर्जा नहीं देते, लेकिन शरीर की रक्षा क्रियाओं के संतुलन में हेल्प करते हैं। जैसे विटामिन ए है तो दृष्टि के लिए आवश्यक है, त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली को स्वस्थ रखते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग में नाइट ब्लाइंडनेस होता है, त्वचा का सूखना। इसके अलावा रतौंधी भी कहते हैं विटामिन ए की कमी से। इसके स्रोत गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आम, पपीता, दूध, मछली का तेल। विटामिन बी आपका ऊर्जा प्राप्ति, तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य तथा भूख बढ़ाने में हेल्प करता है। इसकी कमी से रोग में बेरी बेरी है, मुंह के छाले हैं, रक्ताल्पता है और त्वचा रोग आदि। इसमें साबुत अनाज, दालें, दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, सब इसके स्रोत हैं। सी में मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कमी से रोग होता है स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, दांत हिलना, घाव धीरे धीरे भरना। इसमें स्रोत में आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद आ जाएगा। विटामिन डी कैल्शियम, फास्फोरस के अवशोषण में हेल्प करता है, हड्डियों, दांतों को मजबूत बनाता है। इसमें रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमेलेसिया बड़ों में होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। धूप, दूध, मक्खन, अंडा, मछली विटामिन डी के स्रोत हैं। धूप जो है प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन ई जो है प्रजनन क्रिया में हेल्प करता है, कोशिकाओं की रक्षा करता है। इसकी कमी से रोग में बाझपन, मांसपेशियों की कमजोरी। इसके स्रोत में वनस्पति तेल, गेहूं का अंकुर, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां, सब आएगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, रक्त स्राव अधिक होना। और यहाँ पर हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, टमाटर, अंडा, ये सब जो है इसके स्रोत हो जाएंगे। तो ये आपने देख लिया विटामिन को लेकर के। आप खनिज लवण भी देख लीजिए।
तो खनिज लवण वही है जो वृद्धि और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, तो आपका हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए, मांसपेशी संकुचन, रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बड़ों में होता है, दांत कमजोर होना। स्रोत दूध, दही, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियां, तिल, सोयाबीन वगैरह। फास्फोरस हड्डियों और दांतों के साथ साथ ऊर्जा यानी एटीपी में भी हेल्प करता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसकी कमी से, भूख कम लगती है, वृद्धि रुक जाती है। स्रोत ये सभी हैं। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। कमी से एनीमिया रोग होता है आयरन से, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, ये सब इसके स्रोत हो गए। चुकंदर, दालें, मांस। आयोडीन की बात करें तो थायराइड हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। आयोडीन शरीर की वृद्धि और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। कमी से रोग होता है गेंगा, जिसे गाइटर भी कहते हैं, मानसिक विकास रुकना, बच्चों में बौनापन, और ये सभी स्रोत हैं आयोडीन नमक। सोडियम की बात करें, शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखता है, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों के कार्य में हेल्प करता है। इसमें कमजोरी, मांसपेशी दर्द, भूख कम लगना, इसके स्रोत में साधारण नमक, दूध है, अंडा है। पोटेशियम की बात करें तो हृदय की धड़कन सामान्य रखने में, मांसपेशी संकुचन में सहायक है। इसकी कमी से कमजोरी, थकान, हृदय की गति में परिवर्तन। इसके स्रोत में केला, नारियल पानी, आलू, टमाटर, दाल, ये सब जो है स्रोत में आते हैं। फिर बात करते हैं कुपोषण को लेकर के। तो जब भोजन में पोषक तत्व आपकी कमी होगी, असंतुलन होगा, तो ऐसे में समुचित पोषण नहीं मिल पाएगा शरीर को। तो कुपोषण के टाइप होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जहां पर भोजन में प्रोटीन ऊर्जा की कमी होती है, तो आपका रोग होता है क्वाशरकोर। तो ये जो रोग है, इसमें क्या होता है, सूजे हुए पैर हो जाते हैं, पेट फूल जाता है। एक रोग होता है मेरेस्मस, जहां पर हड्डियां उभरी होती हैं, बहुत ही व्यक्ति दुबला पतला होता है। क्वाशरकोर में आपका फूल जाता है, मेरेस्मस में दुबला पतला एकदम सूखा टाइप का हो जाता है। ये सब प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन ऊर्जा की कमी से। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विटामिन और खनिज लवणों की कमी से रोग होता है। विटामिन ए, लोहा, आयोडीन, कैल्शियम आदि की कमी से होता है। और अन्य कुपोषण में विटामिन की कमी, खनिज लवण की कमी, जीवन शैली से संबंधित खान पान, बार बार संक्रमण या बीमारी हो रही है, वो सब इसमें आएगा। तो अच्छे खान पान की कुछ आदतें हैं, तला भुना कम खाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, भोजन से पहले शौच का साबुन से हाथ धुलें, ये बेसिक चीजें हैं। संतुलित आहार लें, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। लास्ट पेज है हमारा, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये हमारा पेज लास्ट है, उसके बाद ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अब बात करते हैं रोगों के वर्गीकरण को लेकर के, जहां पर विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, क्या उनके वाहक हैं, मतलब कौन फैलाने का काम करते हैं। तो विषाणु से रोगों में पोलियो, खसरा, रेबीज, डेंगू, चेचक, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब आते हैं। मादा एडीज जो है, ये आपका इसके वाहक हैं, और डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब रोग फैलाने का काम करते हैं। इधर हमने रोग वाहक को अलग से भी लिख रखा है। जीवाणु से रोग में टीबी बहुत पूछा जाता है। हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया, प्लेग आदि आते हैं। टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं। प्रोटोजोआ में मलेरिया, अमीबिक पेचिस, काला आजार आदि। इसकी ट्रिक भी होती है, आपने को कई बार बता चुके हैं, उस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। वाहक मादा एनोफ्लीज हो जाएगा, जिसमें मलेरिया फैलता है। कवक, दाद, एथलीट फुट, खाज आदि कवक में प्रमुख रोग आ जाएंगे। अब थोड़ा सा रोग वाहक की भी बात कर लें। जो मादा एनोफ्लीज है, ये आपका मलेरिया फैलाती है। मादा एडीज जो है वो डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब फैलाती हैं। और हाउस फ्लाई जो है हैजा और टाइफाइड फैलाती हैं। तो मक्खियों से, मच्छरों से किससे क्या होता है वो पता होना चाहिए। प्रतिरक्षा जो होती है वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा की क्षमता को कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है जो जन्म से हमें प्राप्त होती है, जैसे माँ के दूध से एंटीबॉडी मिलना अस्थायी होती है। कृत्रिम प्रतिरक्षा टीकाकरण या सीरम के माध्यम से प्राप्त होता है। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों टाइप की होती हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है, जैसे टीका लगवाने पर। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तैयार एंटीबॉडी होता है वो बाहर से दी जाती है, जैसे सीरम वगैरह कोई दिया जाता है। टीकाकरण में अगर बात करें तो टीका आपका एक प्रकार का जीवाणु, विषाणुओं उसका भाग होता है, जिसे शरीर में देने पर रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा शक्ति विकसित होती है। तो ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जैसे बीसीजी हो गया, किस रोग से बचाता है, टीबी से, क्षय रोग से। कब दिया जाता है बीसीजी का टीका, जन्म के टाइम में। ओपीवी, पोलियो की बात करें तो पोलियो जो है उससे बचाता है हमारा, और ये कब दिया जाता है तो 0, 6, 10, 14 सप्ताह और 6 से 24 माह पे अलग अलग टाइम। डीपीटी की बात करते हैं तो डिप्थीरिया, काली खांसी, जिसको हम पर्ट्यूसिस कहते हैं, इसी पी से है, और टी से टिटनेस। ये 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह पर दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी, पीलिया आपका हो गया। हेपेटाइटिस बी इसका किस रोग से बचाता है, हेपेटाइटिस बी से बचाता है, या जिसको हम पीलिया भी कहते हैं। जन्म के 24 घंटे के भीतर दिया जाता है, फिर 6, 10, 14 और सप्ताह पर दिया जाता है। एमएमआर, खसरा, गलसुआ, जिसको मम्प्स कहते हैं, रुवेला, इससे बचाता है 15 से 18 माह और 5 से 6 वर्ष पर दिया जाता है। तो टीकाकरण बहुत जरूरी है, हमें घातक बीमारियों से बचाता है। पर्यावरण जनित कुछ भी रोग हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो मिनीमाता रोग। जल में पारे की अधिकता से होता है मिनीमाता रोग।
कैडमियम की अधिकता से जो रोग होता है इटाई रोग होता है, कैडमियम युक्त जल पीने से होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, शिशु के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम मैथेमोग्लोबिन जो है वो कहेंगे। शिशु के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये इसका प्रभाव है जल में नाइट्रेट की अधिकता से। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम में ये चीज देखने को मिलती है। अब जो चीजें आपने पढ़ी वही चीजें यहाँ रिवाइज के लिए भी एक बार देख सकते हैं। इसमें कोई नया पॉइंट अगर देख लेंगे तो संक्रामक रोग पता ही आपको, रोगजनक मादा एनोफ्लीज है, हाउस फ्लाई से प्राकृतिक प्रतिरक्षा जन्म से मिलती है। ORS 1 लीटर पानी प्लस 6 चम्मच चीनी प्लस हाफ चम्मच नमक। CPR कॉम्प्रेस प्लस ब्रेथ 30:2। पारे की अधिकता मिनीमाता रोग, नाइट्रेट की अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सारी चीजें हमने बता दी। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक होता है पूरी तरीके से समाप्त। अब आगे आने वाले टॉपिक में नया टॉपिक देखने को मिलेगा, पर टॉपिक को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए। जितनी सारी चीजें आपने पढ़ी इनमें से ही आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अपना आंसर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। प्रश्न क्या है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? पहला ऑप्शन ए है उपास्थि कार्टिलेज, बी ऑप्शन है पेशी मसल, सी ऑप्शन है स्नायु बंधन लिगामेंट, और डी ऑप्शन है वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू करके। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी आगे जो हमारा कोर्स है सुपर टेट का, उसके आगे आने वाला चैप्टर हम फिर इसमें जो है वो कवर करेंगे। बाकी पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें आपको करा रहे हैं इससे बेहतर कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, वो भी अवश्य बताइएगा। वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो PDF देख रहे हैं उसके लिए टारगेट हमारा 1000 लाइक का है। जैसे ही कंप्लीट होगा वीडियो पर 1000 लाइक, PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। बाकी अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।